करने वाले नगरायुक्त का सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 10 मिनट में समझिए हल्द्वानी की पूरी साजिश, कैसे दिया गया घटना को अंजाम। फरवरी की शाम भला कौन भूल सकता है, जब अमन चैन की दुहाई देने वाले पहाड़ों से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, आगजनी की तस्वीरें आई, 4 मौत और 250 लोगों के घायल होने की खबर आई। हल्द्वानी में मचे बवाल की चर्चा पूरे देश में हुई। सबूतों के आधार पर नैनीताल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर एनकाउंटर और बुलडोजर नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराने जा रहे हैं जिसने हल्द्वानी बवाल के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बक्कल उतार दिया था। जी हां, सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अब्दुल मलिक और नगरायुक्त के बीच जमकर बहस हो रही है। जरा देखिए कैसे महज 34 सेकंड में नगरायुक्त पंकज उपाध्याय ने अब्दुल मलिक की हेकड़ी निकाल दी थी। मैं एफआईआर करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने ले जाइए इनको, काम में बाधा, राजकीय कार्य में बाधा सुनकर चलिए, आइए साहब हमारे साथ चलिए, आइए राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने, अरे जमीन का ये कागज क्या है, हमारे पर दादा यहाँ से चाहिए, पहले तो कोई नहीं, मेरे दादा जब तक फ्रीहोल्ड नहीं दिखाएंगे एक कदम नहीं खड़े नहीं हुआ। दादा पर दादा के नाम पे से काट अरे हमारे दादा पर दादा के नाम है। वीडियो आपने देखा, अब जरा इस सिंगम अधिकारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देख लीजिए। जो कथित मलिक का बल्किया नाम से जगह जानी जा रही है, उस पर जो खाली जमीनें थी उस पर तारबाड़ किया गया। वहाँ जो कब्जा था, चाहे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, तारबाड़ के रूप में, प्लॉटिंग के रूप में कब्जा था, उसको रिमूव कर दिया गया था। 5 एकड़ की जमीन लगभग है हमारे सनी बाजार का, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके अवैध मार्केटिंग करते थे। जमीन सरकार की, किसी का स्वामित्व तो नहीं है। रजिस्ट्री के पैटर्न को आप देखिए, 10-50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री करना, बिना कोई दाखिल खारिज नहीं, कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं, रातों रात निर्माण कर दिए जाते हैं। मसल पावर से उन्माद फैला करके प्रशासनिक मशीनरी को सही काम करने के लिए, राज्य हित में, जनहित में काम करने से रोकने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पे। आज हम लोग हैं हल्द्वानी में। ये वही हल्द्वानी है जहां पर 8 फरवरी को यानी कि गुरुवार को अराजकता का माहौल देखने को मिला था। ये वही हल्द्वानी है जहां पर पेट्रोल बम बरसाए गए थे, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, और न यहाँ पर पुलिस थाने को बख्शा और ना ही पुलिस वालों पर रहम किया गया। जो भी सामने आया उसे जान से मारने को चाहा। आज हल्द्वानी पूरी तरीके से गर्म माहौल में है और इस वक्त मेरे साथ हैं नगर आयुक्त यहाँ के पंकज उपाध्याय जी। उनसे जानेंगे क्योंकि उस वक्त उस घटना स्थल पे ये मौजूद थे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आखिर उस घटना स्थल में क्या कुछ हुआ था, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। घटना के विषय में मैं कहूँ तो पूर्व नियत योजना के अनुसार नजूल जमीन जो राज्य सरकार के स्वामित्व की होती है, उस पर जो इलीगल संरचनाएं थी, जिसको पूर्व नोटिस दिया जा चुका था, उनको अवसर था अपना दावा करने का, अपने अधिकारों को पुष्ट करने का, उस प्रॉपर्टी के वैध होने का दावा पुष्ट करने का समय था। उसको उन्होंने नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, और मुझे लगता है कि भीड़ का प्रयोग करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 तारीख को जो संरचना थी उसको ध्वस्त किया गया। इसके बैकग्राउंड में अगर मैं बताऊं तो कार्रवाई शुरू होती है 28-29 तारीख से, और 29 तारीख को बड़ी कार्रवाई करते हुए जो कथित मलिक का बल्किया नाम से जगह जानी जा रही है, उस पर जो खाली जमीनें थी उस पर तारबाड़ किया गया। वहाँ जो कब्जा था, चाहे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, तारबाड़ के रूप में, प्लॉटिंग के रूप में कब्जा था, उसको रिमूव कर दिया गया था। और वहाँ पर रातों रात, ये वही जगह थी जहाँ पर रात के 12-1 बजे तक नगर निगम की टीम ने तारबाड़ करने का काम किया। उसके बाद की आगे कार्रवाई चलती है। अक्षन खां के नाम का एक बगीचा है, सरकारी जमीन है, नजूल जमीन है, उस पर कब्जा लिया जाता है। जैम फैक्ट्री एक नजूल की जमीन है, उस पर अवैध कब्जे थे, सेल्ड हो रही थी, प्लॉटिंग हुई, उसमें कुछ बिल्डिंग बना दी गई है, उस पर कब्जा लिया गया। उसके पहले के इतिहास में अगर हम जाते हैं तो पिछले 1-1.5 साल के इतिहास में हमने 5 एकड़ की जमीन लगभग है हमारे सनी बाजार का, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके अवैध मार्केटिंग करते थे, उसको कब्जा लिया गया। भोलानाथ गार्डन पर कब्जा लिया गया। मछली बाजार को हमने खाली कराया, तो सड़क पर कब्जा करके दुकानें बना दी गई, उसको खाली कराया। कॉलटेक्स पर हमने कब्जा खाली कराया। अभी हाल के दिनों में हमने तहसील लाल कुआं के अंतर्गत गौशाला बनाने के लिए जमीन आवंटित हुई, उस पर भी कब्जा था कुछ लोगों का, उसको भी खाली कराया। 10 एकड़ जमीन है वो।
ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो नगर निगम द्वारा राज्य हित में जनहित में किए गए हैं। अगर हम 1.5-2 सालों का इतिहास अगर हम देखेंगे तो 250 से अधिक अतिक्रमण के विरुद्ध, अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ यहाँ पर नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण द्वारा की गई हैं। तो यह एक लंबी प्रक्रिया का पार्ट है जो सतत रूप से चलती रहती है। उसके अंतर्गत जब ये पैटर्न यहाँ देखने को मिला कि एक तरफ हम निजी जमीनों पर प्लाटिंग को रोक रहे हैं और अनियमित विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर सरकारी जमीन पर प्लाटिंग करके अनियमित विकास किया जा रहा है। जमीन सरकार की, किसी का स्वामित्व तो नहीं है। रजिस्ट्री के पैटर्न को आप देखिए, 10-50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री करना, बिना कोई दाखिल खारिज नहीं, कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं, रातों रात निर्माण कर दिए जाते हैं। अगले दिन एक नया प्लाट क्रिएट किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक के कैश ट्रांजैक्शन करके सरकार की जमीनों को बेच दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ा, उस पर इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मसल पावर से उन्माद फैला करके प्रशासनिक मशीनरी को सही काम करने के लिए, राज्य हित में, जनहित में काम करने से रोकने का प्रयास किया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से वो चाहते हैं कि वहाँ का कहीं और ऐसी एक्टिविटी हो रही जिसको हम आगे रोक सकते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्थितियाँ सामान्य होने के बाद फिर जांच की कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पर भी नजूल जमीनों पर ऐसे इस तरह के पैटर्न में काम हो रहा होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और यह एक लंबी प्रक्रिया का पार्ट है और लगातार इस पर राज्य सरकार के आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और हमारी जवाबदेहिता भी इसमें तय की जा रही है। आप एक आदेश को देखेंगे, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है जिसमें भी स्थानीय पदाधिकारियों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि अगर आप इसका संज्ञान नहीं लेते हैं सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण का, तो आप पे भी कार्रवाई की जानी है। दूसरा विषय मैं ये भी कहता हूँ कि निश्चित तौर पे पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तत्काल वहाँ तारबाड़ और बाउंड्री वाल का निर्माण न होने से फिर इंक्रोचमेंट एक्टिविटी बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार हमने रातों रात वहाँ पर तारबाड़ कराए हैं, बाउंड्री वाल भी कराया है और उसका जनहित में उपयोग भी प्रारंभ किया है। जैसे अभी आप देखिए, ये जो कथित मल्लिक का बगीचा नाम का जगह है, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने थाना निर्माण करने की घोषणा कर दी है। एक स्थान पर हमने जो जैम फैक्ट्री, उसमें हमने नगर निगम के वाहनों की पार्किंग बना दी है और जो अच्छन खां का बगीचा नाम से है, उसमें हमने अस्थायी गौशाला बनाया है। तो ये जो जिन हितों में, राजकीय हितों में इसका उपयोग हमने किया, इन कार्यों के लिए हमारे पास कोई जमीन नहीं थी। तो मुझे लगता है कि सरकारी मशीनरी ने बड़ा काम किया है और ये जनहित में काम किया गया है। लेकिन इसमें जो लोग उन्माद फैला करके, बलवा फैला करके हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी पर जिन्होंने हमला किया, अटैक किया है, उन्होंने एक बड़ा दोष किया है, आपराधिक कृत्य किया है। उसमें पुलिस निश्चित तौर पर जाँच करके और कठोर कार्रवाई करेगी। और इसमें जो जन सामान्य है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे वीडियो फुटेज में कहीं नहीं है, उनको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, घर घर जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। आपूर्ति विभाग के लोग हैं, मंडी समिति के लोग हैं, दुर्ग विभाग के लोग हैं, मेडिकल के लोग वहाँ घूम रहे हैं, एम्बुलेंस घूम रही है। सारे मजिस्ट्रेटों ने घर घर जाकर के अपने नंबर दे दिए हैं और कई लोगों को वहाँ से इस प्रकार जिनकी मेडिकल की आवश्यकता है, उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया गया है। और ये स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास भी यहाँ के सभी अधिकारियों के नंबर हैं, उनके इंटरेक्शन होते हैं। बहुत सारे वहाँ हमारे पूर्व पार्षद हैं जो नगर निगम में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनके पास भी सबके नंबर हैं। वो लोग भी लगातार समन्वय स्थापित करके वो या उनके परिजन, जो मित्र, जो जिनके पास भी नंबर हैं, वो संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जन सामान्य की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो उपद्रवी हैं, अराजक तत्व हैं, उनको दंडित करने का पूरा प्रयास पुलिस के लोग कर रहे हैं और वो कार्रवाई लगातार जारी है। यानी कि जो गुनहगार है बस वही डरे, बाकी नहीं। जिन्होंने गुनाह को नहीं किया है, थोड़ा बहुत कर्फ्यू होने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ घूम रहे हैं, उनसे संपर्क करें, सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। सर, उस दिन आप घटना स्थल पे मौजूद थे और कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कुछ देखा आपने वहाँ पर जो मौजूद थे? वहाँ पे जिस तरीके से कह रहे कि जो हम वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि महिलाओं का पहला लेयर था, फिर बच्चों का, जिसमें 10-12 साल के भी बच्चे शामिल थे, उसके बाद पुरुष पीछे से थे। देखिए, इस पैटर्न को आप थोड़ा गौर से आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन पूरी टीम पहुंचती है, जेसीबी मशीनें पहुंचती हैं, सबको हटाया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद कुछ लोगों को सांकेतिक रूप से गिरफ्तार भी करने का प्रयास किया जाता है। जनरली अभी तक जब भी हम अभियान करते रहे हैं तो सामान्य रूप से विरोध होता है, समझाया बुझाया जाता है, कुछ लोगों की सांकेतिक गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। तो उसके बाद चीज़ें शांत होती हैं और कार्रवाई पूरी हुई होती है। और जिनको लगता है कि नहीं कार्रवाई दोषपूर्ण है या नहीं होनी चाहिए थी, गलत है, वो कोर्ट में भी जाते हैं, हम कोर्ट में भी जवाब देते हैं। जैसे सनी बाजार का जब मैंने कब्जा लिया तो सनी बाजार के लोगों ने यहाँ पर 2 महीने तक आंदोलन किया, 2 महीने तक मेरी बाजार नहीं चलने दी, हमें लाखों का रुपए का नुकसान हुआ। कैंडल मार्च निकाले गए, यहाँ पर धरने प्रदर्शन हड़ताल किया गया।
अंत में कई प्रकार के हमारे ऊपर प्रेशर किए गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अंत में वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण उन्होंने ली। माननीय उच्च न्यायालय में हमने अपना पक्ष रखा और हम जीते। हमने वहाँ स्पष्ट किया कि किस प्रकार से एक जनहित की बड़ी चीज़ पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और अपने निजी हित में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम जीत के आए और आज 19 महीने का हमने जो टेंडर किया है उसकी धनराशि 53 लाख रुपए, तो अर्थात हम लगभग 35 से 40 लाख रुपया जिस संपत्ति से नगर निगम के हित में कमा सकते थे, उस पर कुछ चंद लोग बैठ करके अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे। ऐसा एक कॉकस बना करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। सरकारी जमीनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या उनको प्लाटिंग कर रहे हैं, या उस पर मार्केट लगा रहे हैं, या अन्य प्रकार से उसका पार्किंग बना करके लोग पैसे वसूलने का काम करते हैं। यदि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सूचनाएं मिली हैं, लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। मैं उन किसी बातों की पुष्टि नहीं करूंगा जिस पर मैंने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। सूचनाएं हर प्रकार की आती हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं, तभी कार्रवाई करते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को लावारिस समझने की भूल कतई न करें। और वहां के लोगों, हर नगर निगम के सभी क्षेत्रों के लोगों से कहना चाहता हूं कि 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प पर जमीन खरीद करके मकान बनाने की गलती कतई न करें, नहीं तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है और मकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। आप रजिस्ट्री कराएं, दाखिल खारिज कराएं, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पूरा नगर निगम आता है, उसमें नक्शा पास कराएं। कोई असुविधा होती है तो एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, नगर आयुक्त है, सचिव प्राधिकरण है, जिलाधिकारी महोदय यहाँ बैठते हैं। किसी भी लेवल पर आप जाकर के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में सीएम पोर्टल लगातार काम करता है, हेल्पलाइन नंबर काम करते हैं, वहाँ लोग शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन छुप करके गलत काम करते हुए गलत जमीन को खरीदना, उस पर गलत तरीके से निर्माण करना और मसल पावर से सरकारी मशीनरी को रोकना, ये सभी कार्रवाइयाँ गलत हैं। जमीन की बात की आपने, नजूल जमीन होता क्या है हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। और क्या वास्तव में जो बनभूलपुरा का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो नजूल जमीन के अंदर आता है? बनभूलपुरा का बड़ा क्षेत्र नजूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शहरी क्षेत्र की वो सरकारी जमीनें जो नगर निगमों के प्रबंधन में रखी गई हैं, वो सामान्य लॉजिम में कर रहा हूँ, वो नजूल के रूप में मानी जाती हैं। उसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है, प्रबंधन नगर निगम का होता है। उसमें कई प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें कहीं कहीं सड़कें भी दर्ज हैं, आबादी भी दर्ज है, बाग के रूप में दर्ज है, कई प्रकार से दर्ज है, लेकिन उसका स्वामित्व राज्य सरकार का है, प्रबंधन नगर निगम का है, लावारिस नहीं है। और ये हम बहुत करते हैं। अगर मान लिया नजूल जमीन पर कहीं आपका 200, 400, 500 स्क्वायर मीटर का कब्जा है, मकान बना हुआ है, वो एक विषय है। उसको फ्री होल्ड करने के आपको राइट हमेशा दिए गए हैं। उत्तराखंड बनने के पहले के जियो जो हैं, उत्तराखंड बनने के बाद के हैं, 2009 के हैं, 2021 के हैं। सरकार कितनी संवेदनशील है कि 2009 का जियो में दिक्कतें आई तो 2021 का जियो लाया गया। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग नजूल जमीनों पे अपना मकान बना के रह रहे थे, उन्होंने पैसे जमा किए हैं, 25% जमा करके हैं, आवेदन है उनके, तो उन पर यदि वो नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि कुछ शर्तें हैं जिनको फ्री होल्ड नहीं किया सकता, जिनका जनहित में आवश्यकता है या भविष्य में हो सकती है, उनको नहीं किया सकता। सड़क, नाले, बाग, पार्क, इस चीज़ों को नहीं किया सकता है। तो जो चीज़ें नहीं की जा सकती उनको छोड़ करके जो नजूल पॉलिसी के अंतर्गत अनुमन श्रेणी में आते हैं उनको फ्री होल्ड किया सकता है, लेकिन उसके लिए आवेदन तो करना पड़ेगा। 25% आपको इनिशियली जमा करना पड़ेगा। ऐसे आवेदन इस क्षेत्र से आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों, मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। दूसरा है, अगर हमें जमीन की आवश्यकता है तो हम उसे फ्री होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये राज्य सरकार का अधिकार है। अब क्या हम शहर के अंदर जहां बाग के रूप में है, फैक्ट्री के कैंपस के रूप में, फैक्ट्री भवन के रूप में है, या इतनी बड़ी ओपन लैंड है, उस पर आप प्लाटिंग करके आप बेचते चले जाएंगे, पैसा अपने हित में उपयोग करते चले जाएंगे, तो क्या आप इसको सही में जायज़ ठहराएंगे कि एक व्यक्ति सरकारी जमीन की प्लाटिंग कर रहा है, बेच रहा है 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पर, और हम मुक्त दर्शक बने रहें? ये संभव नहीं है। अब अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, क्षेत्रवार की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, और इसमें राजस्व विभाग भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी अवैध निर्माणों पे काम करता है, अब पुलिस भी उसमें काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी मशीनरी है राज्य सरकार की, सरकारी संपत्तियों संरक्षण की जिम्मेदारी इन पर है, वो सभी मिल करके काम कर रहे हैं और बेहतर काम हो रहा है। स्थानीय निवासी और जो पत्रकार हैं, उनका कहना है कि ये दंगा नहीं था, ये जो है प्रशासन और स्टेट मशीनरी के खिलाफ जो है हिंसा थी। क्या ये सच है? एक ही शब्द में कहूँगा, स्टेट पर हमला है। स्टेट पर हमला है। और इसे यूसीसी से जो है जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तराखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जहां यूसीसी लागू हो गया। उसके बाद जो है ये दंगा फसाद देखने को मिला है। क्या तार इससे जुड़े हैं इसके? मुझे इस बिंदु पर केवल आपका एक विषय पर ध्यान रखना चाहूँगा। लगभग 2-2.5 साल पहले, मेरे यहाँ नगर आयुक्त बनने से पहले, उसी जमीन पर
उन्हीं संरचनाओं से लगता हुआ एक लगभग 30 बाई 60 का स्ट्रक्चर बनता है, लेंटर पड़ता है, जी। निगम की टीम जाती है पुलिस प्रशासन की मदद से, उसे तोड़ती है। तब ऐसा कोई विषय नहीं रहा है। आज 2 साल 2.5 साल पहले ऐसा कोई विषय नहीं था। जब हमने 29 तारीख को कार्रवाई करी, कब्जा लिया, वहाँ पर बाउंड्री, वहाँ पर तारबाड़ किया, तब भी ऐसा कोई विषय नहीं था। 30 तारीख को जब हमने नोटिस दिया तब भी ऐसा कोई विषय नहीं था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो लोग व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कहीं कहीं कानून को नहीं मानना चाहते हैं, कानून के किसी नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, वो इस तरह की गतिविधियों का उन्माद फैला करके अपने को संरक्षित करना चाहते हैं, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सर, मदरसा और मस्जिद, मजार क्या था वो जिसकी वजह से जो है ये हिंसा देखने को मिली, और अब उसका स्टेटस क्या कुछ है? देखिए, हमें जो बताया गया उसके हिसाब से हमने नोटिस दिया। जो व्यक्ति वहाँ मिला उसने बताया कि ये इन्होंने बनाया है, उसने बताया कि हम इसका ये इस्तेमाल करते हैं, वो हमने लिखा। उसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम के अधिनियम में और राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों, शासनादेशों में हमें अधिकार है। हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आप ये जमीन के विषय में आपका क्या स्वामित्व है, इस मकान के विषय में आपका क्या स्वामित्व है। हमारा अधिकार था, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पूछा। उनकी जिम्मेदारी थी उसे स्पष्ट करते, प्रमाणित करते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने स्वामित्व का क्लेम कैसे करेंगे? हम एक सरकारी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, आप माननीय न्यायपालिका के पास भी जाएंगे तब भी तो अपने राइट को सिद्ध करें। तो आपको सरकारी एजेंसी के पास आना चाहिए। हमने 29 तारीख का जो आप हमारा वीडियो देखेंगे उसमें मैंने यही तो कहा कि आप अपने जो टाइटल है उसको एस्टेब्लिश करिए, एसडीएम से मिलिए, जो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं आप उनसे मिलिए, अपने टाइटल को एस्टेब्लिश करिए। कौन आपके अधिकार को छीन रहा है, छीनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब्दुल मलिक को लेके क्या कुछ स्टेटस है? जो मलिक बगीचा है उसका क्या कुछ जो है वो रोल है इस हिंसा में? देखिए, अब ये पुलिस जांच का विषय है। एफआईआर अब्दुल मलिक के खिलाफ हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पकड़ा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पकड़ा गया है। क्या टिप्पणी नहीं करूंगा, ये पुलिस का विषय है। जहां तक नगर निगम का विषय है तो चूंकि एफआईआर में अब्दुल मलिक वो है, हमने नोटिस भी उन्हीं को दिया है और हम प्राथमिक रूप से मानते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, इसलिए नगर निगम ने वसूली का नोटिस उनके लिए पक्ष में जारी किया। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहूंगी। अवैध जमीन के बारे में हमने बात की, और जो ये दंगा हुआ है वो सब कुछ अवैध निर्माण की वजह से हुआ है, उसकी शुरुआत वहां से भी है। वक्फ बोर्ड पे जो है हमेशा से ये इल्जाम लगता है कि चाहे वो सच्चाई है जो भी है, ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है बस जमीन हथियाता है। क्या वो, आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अभी इस पैटर्न पे मेरी कोई जांच नहीं है, मेरे कोई प्रमाण नहीं है, अभिलेख नहीं है, तो इसलिए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ।